हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, हमने यहाँ पे जो है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के सारे टॉपिक जो हैं पढ़ लिए हैं, विस्तार से भी पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस सेट भी हल किए हैं। ठीक है, जिनमें कुछ प्रश्न थे, लेकिन आज हम आपके लिए जो है 50 क्वेश्चन यहाँ से लेके आए हैं। इसमें हम लगभग इसमें हम लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो सभी हिंदी गद्य की विधाओं से होंगे। इनमें हम 50 क्वेश्चन आज लेके आए हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि किस हद तक आपकी तैयारी है, आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप सही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, हम अपनी तैयारी को जांच लेंगे यहाँ से। ठीक है, और हमारे ये क्वेश्चन जो है 50 होंगे। इनमें आपको बने रहना है इसमें, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे आगे एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपको बता दें हमारे जो हैं बहुत सारे टॉपिक पे हमने जो है आपके लिए वीडियो लाए हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी साहित्य से ही संबंधित सभी वीडियोस मिलेंगे, भक्तिकाल से, उपन्यास से। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे वो वीडियो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, रेखा चित्र का वर्ण विषय क्या है। मित्रों, यहाँ पे अक्सर हम भूल जाते हैं, क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पे इनका अंतर करना जो है स्वाभाविक नहीं होता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, रेखा चित्र का वर्ण विषय मित्रों क्या है। काल्पनिक होता है, आंतरिक होता है, वास्तविक है या बाह्य है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखा चित्र का जो वर्ण विषय है वो वास्तविक होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये मालूम होगा और अपनी तैयारी जांच सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, संस्मरण का संबंध होता है। मित्रों, आप बताइए इसको क्या है इसका आंसर। संस्मरण का संबंध किससे होता है। कल्पनाओं से होता है, स्मृति से होता है, कि भावनाओं से होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको जल्दी से आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, क्या है इसका आंसर मित्रों, हम आपको बता दे रहे हैं, स्मृति से होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य किसके समय से प्रारंभ हुआ था। हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य जो है किसके समय से प्रारंभ हुआ था मित्रों। इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल से ये आरंभ हुआ था, यानी कि द्विवेदी युग से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लग रहा है ये ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा सही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका जो है आंसर मिलेगा विद साक्ष्य। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है मित्रों। तो रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, गुलाब राय को कहा जाता है, कि पद्म सिंह शर्मा को कहा जाता है, शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। हमें आंसर जो है आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या है इसका आंसर। तो रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है मित्रों, आपको पता ही होगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, पद्म सिंह शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह क्या है मित्रों। पद्म पराग है, अतीत के चलचित्र है, कि बोलती प्रतिमा है, स्मृति की रेखाएं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पद्म पराग। ये किसका है मित्रों, पद्म सिंह शर्मा का है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ये है बोलती प्रतिमा, ये किसका है मित्रों। तो ये श्रीराम शर्मा का है। किसका है मित्रों, श्रीराम शर्मा का। अतीत के चलचित्र किसका है मित्रों। तो ये है जो हमारा महादेवी वर्मा का है। स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या है इसका आंसर, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा है। आचार्य रामदेव ने लिखा है, कि महादेवी वर्मा ने लिखा है, कि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, आपको यहाँ पे जरूर हमें बताना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष क्या है मित्रों। स्मृति की रेखाओं का प्रकाशन वर्ष 1945 है, कि 46 है, 47 है, या 48 है। ठीक है, आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, हम इसका आंसर आपको दिए दे रहे हैं, ये है 1947 ईस्वी में। ठीक है, आइए याद करते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशुओं व पक्षियों को स्थान दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। महादेवी वर्मा जी ने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में ऐसा किया है
कि सोबती जी ने कहा है, मृदुला गर्ग ने किया है या चित्रा मुदगल ने। तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि ये सब काम किसने किया, महादेवी वर्मा जी ने किया है। ठीक है, इनका गिल्लू है, ठीक है, और भी इस तरह से इनके जो है रेखा चित्र हैं। ठीक है, जिनमें पशुओं और पक्षियों को स्थान दिया गया है। और ये सब संकलित काहे में है मित्रों, इस टाइप के रेखा चित्र जो संकलित हैं वो किसमें है, मेरा परिवार में। ठीक है, मेरा परिवार में, उसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्मारिका में संकलित रेखा चित्र किससे संबंधित है। स्मारिका में स्मारिका इनका एक रेखा चित्र संग्रह है। इसमें जो संग्रह रेखा चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं मित्रों। ठीक है, तो राजनीति क्षेत्र के महापुरुषों से, सामाजिक क्षेत्र के महापुरुषों से, सांस्कृतिक क्षेत्र के महापुरुषों से, या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के महापुरुषों से। इसका आंसर है राजनीति क्षेत्र के महापुरुषों से। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और इसका जो सन है वो है 1971 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं मित्रों, आगे देख ले रहे हैं मित्रों, क्या है, हाँ ये देखिए यहाँ पे हो गया था। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र काहे में प्रस्तुत किए हैं मित्रों। अपने समकालीन मतलब उस समय के जो भी साहित्यकार थे उनके रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं, पथ के साथी में। ठीक है, पथ के साथी में इन्होंने जो है अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको मालूम भी होंगे। आइए देख लेते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र संकलित हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के स्मृति चित्र जो हैं संकलित हैं, काहे में संकलित हैं, पुरानी स्मृतियों में संकलित हैं, पुरानी स्मृतियों में संकलित हैं, या फिर नई स्मृतियों में संकलित हैं, या नई व पुरानी स्मृतियों में संकलित हैं, या प्रकार इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको आंसर इसका देना है कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर है पुरानी स्मृतियों में संकलित हैं स्मृति चित्र। ठीक है, स्मृति जो चित्र हैं क्या, संस्मरण इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम रेखा चित्र संकलन जंगल के जीव के रचनाकार मित्रों कौन है। यहाँ पे जंगल के जीव दिया गया है, इसके कौन है, इसके श्री राम शर्मा है, बनारसी दास हैं, या बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं ये है पंडित श्री राम शर्मा का। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं। किसने किए हैं मित्रों, बनारसी दास ने किए हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किए हैं, रामदास सिंह दिनकर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मित्रों सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। इनके जो इन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे आराध्य, लिखा हुआ है एक जो है संस्मरण लिखा हुआ है, इन्होंने सेतुबंध लिखा हुआ है, और रेखा चित्र लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भावनात्मक संस्मरण, ये देखिए भावनात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है मित्रों। तो आपको यहाँ पे बताना है, सत्यवती मलिक हैं, शिवपूजन सहाय हैं, देवन सत्यार्थी हैं, उपेंद्रनाथ आस्क हैं। ठीक है, आपको यहाँ का आंसर बताना है मित्रों। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मित्रों देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में उपेंद्रनाथ आस्क के रेखा चित्र व संस्मरण किसमें संकलित हैं। ठीक है, रेखाएं व चित्र है, मंटो मेरा दुश्मन है, ज्यादा अपनी कम पराई। मित्रों हम आपको बता दें ये सभी रेखा चित्र जो हैं ये किसके हैं, ये सभी किसके हैं, उपेंद्रनाथ आस्क के ही हैं। ठीक है, इसमें से ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नगेंद्र ने चेतना के बिंब लिखा, आपको पता ही होगा नगेंद्र ने क्या लिखा है, चेतना के बिंब लिखा है। इसमें इसमें क्या है, इसमें महापुरुषों के संस्मरण है, नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है, या नगेंद्र जी ने सामाजिक रूप से विश्लेषण किया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो है नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो मील के पत्थर लिखा है ना संस्मरण, इसमें क्या है, इसमें महापुरुषों के संस्मरण है, राजनीतिज्ञों के संस्मरण है, साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है, या उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के संस्मरण है। क्या इसमें सही है मित्रों, ये है सही, ये है, कौन सा सही है मित्रों, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण है किसमें संकलित है, ये मील के पत्थर में। मील के पत्थर किसने लिखा है, रामवृक्ष बेनीपुरी। मील के पत्थर की विधा क्या है, संस्मरण। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हरवंश राय बच्चन ने अपनी किस कृति के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियां करते हुए उनकी दुर्बलताओं व सबलताओं को अंकित किया है। ठीक है,
नए पुराने झरोके हैं कि हवा के झरोके हैं या पुराने झरोके हैं या इनमें से सभी। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन। हरवंश राय बच्चन ने अपनी किस कृति के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियां करते हुए उनकी दुर्बलताओं व सफलताओं को अंकित किया है? ठीक है, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं क्या है आंसर इसका। आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नए पुराने झरोखे, ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मित्रों आप हमें कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करेंगे। मित्रों लिखने से हमें हमेशा याद होता है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको आता हो तो कमेंट कीजिए, नहीं आता हो तो आप हमसे पूछिए, क्योंकि आपको कमेंट करने से आपकी तैयारी मजबूत होगी। मित्रों आप हमारा भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। ठीक है, पर बेनीपुरी जी हैं सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेच देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, ये रामबच्च बेनीपुरी के संबंध में कही गई है। लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल में बेच देते हैं। ये कथन रामबच्च बेनीपुरी के संबंध में किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र रामप्रक्ष बेनीपुरी का नहीं है? मित्रों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कौन सा नहीं है। मित्रों देखिए रामप्रक्ष बेनीपुरी जी का नहीं है, ये नहीं है, रजिया है, सरजू भैया है, बाल गोविंद भगत है या ठकुरी बाबा है। आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे हमें आंसर बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कि कौन सा रेखा चित्र रामप्रक्ष बेनीपुरी का नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्न रेखा चित्रों में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? तो इसमें ठकुरी बाबा है, बाल गोविंद भगत है, बुधिया है, मंगर है। ठीक है, इसमें कौन सा है मित्रों? ये ठकुरी बाबा है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, आपको याद रखना है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता, यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता? यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है। ठीक है, ये पंक्तियां किससे संबंधित है मित्रों? तो ये ठकुरी के बाबा से ली गई हैं पंक्तियां। ठीक है, ठकुरी बाबा जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है, और आइए आगे देखते हैं। महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करना रहा है? विधवा की समस्या, वृद्धा की समस्या, ग्रामीण जीवन या ये सभी? आपको पता होगा मित्रों किसका आंसर ये है, क्योंकि महादेवी जी ने जो भी लिखा है ये सभी समस्याओं पे लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं मित्रों, देखिए क्या है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? हिंदी में यात्रा वृत्त की परंपरा लिखने का सूत्र पात जो है किस युग से माना जाता है? यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्र मित्रों आपको पता होगा भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया हुआ है? किस यात्रा का किया हुआ? सरयू पार की यात्रा, ये भी भारतेंदु का है। मेधावल की यात्रा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। मेरी लखनऊ की यात्रा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। सभी में जो है इन्होंने यात्रा का रोचक वर्णन किया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गया यात्रा और बिलायत यात्रा के लेखक कौन है मित्रों? गया यात्रा और बिलायत यात्रा के लेखक मित्रों कौन है? भारतेंदु हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि श्याम सुंदर दास व लक्ष्मी प्रसाद हैं, हरि सुंदर दास व बाल मुकुंद गुप्ता हैं? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र हैं इसके लेखक। ठीक है, जिसमें गया यात्रा और बिलायत की यात्रा लिखा है। ठीक है, राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में वर्णन किसका किया है? यूरोप के दर्शनीय स्थानों का, यूरोप के रहन सहन का, यूरोप की शिक्षा पद्धति का। मित्रों जाहिर सी बात है कि यूरोप में जब 6 मास जो बिताएगा उसमें बात यात्रा का जो वर्णन करेगा, ये आपसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि यूरोप में दर्शनीय स्थानों का भी किया है, रहन सहन का भी किया है और शिक्षा पद्धति का भी किया है, यानी कि ये सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों। उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया हुआ है? देख लीजिए, उत्तराखंड के पथ पर सांकृत्यायन जी ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? केदारनाथ की यात्रा, बद्री केदारनाथ की यात्रा, गंगोत्री धाम की यात्रा और ये सभी। इसमें से मित्रों हमारा आंसर हो जाएगा बद्री केदारनाथ की यात्रा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करना है अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन है, आपने अच्छे से पढ़िए, हो सकता है आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है,
और इससे आपकी तैयारी की आप जांच भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किसका चित्रण किया हुआ है? अप्रवासी की यात्राएं में नगेंद्र जी ने जो है किसका किसका किया है मित्रों? जापान के शैक्षिक जीवन का, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का, यूरोप के शैक्षिक जीवन का, या ये सभी? मित्रों आप इसमें बताइए किसका किया हुआ है। तो इसमें हम बता दें आपको कि इन सभी का जो है किया हुआ है। अप्रवासी की यात्रा नगेंद्र जी ने जापान के भी किया, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का भी किया और यूरोप के, मतलब जापान, अमेरिका और यूरोप, इन तीनों का वर्णन इन्होंने इस अपने यात्रा साहित्य में किया हुआ है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है? कौन सा आता है मित्रों? अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी, यात्रा शिविर, आखिरी चट्टान तक, हस्ते निजा दहकती मिट्टी। इसमें मित्रों हमारा आंसर सही हो जाएगा आखिरी चट्टान तक, जो कि जो है मोहन राकेश का है। ठीक है, मोहन राकेश का है। आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ये यात्रा साहित्य है ये किसका है? मोहन राकेश जी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल की कथा। अंडमान सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपने यात्रावृत्त में लिखी है? ठीक है, हिमांशु जोशी ने लिखी है, मनोहर श्याम जोशी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हिमांशु जोशी ने लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सेल्यूलर जेल की कथा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का यात्रावृत्त कौन सा है मित्रों? मनोहर श्याम जोशी का कौन सा है? क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, बद्रीनाथ की ओर, या ए और बी दोनों? इसमें मित्रों ये वाला भी सही हमारा हो जाएगा और ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मित्रों? आप बहुत ही जो है आपको नॉलेज है इस बारे में, आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपनी, आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें क्या आंसर सही होगा। आइए आगे देखते हैं, राहुल संकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्मवेश में की थी? ठीक है, तो ये जो है भिखारी के छद्मवेश में की थी, आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए आपको आगे बताते हैं। किसी समस्या के कारण मित्रों हमें अभी वीडियो को जो है रोकना पड़ रहा है। एंड थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।